जानवरों की दुनिया में किलर इंस्टिंक्ट्स होने के लिए सिर्फ भारी भरकम होना जरूरी नहीं है। हालांकि इसका फायदा जरूर होता है। वजन का इस्तेमाल दूसरों को डराने, राज करने और उन पर अपना रौब जमाने के लिए किया जा सकता है। इन जानवरों के लिए आकार में बड़ा होना फायदेमंद है। अपने शिकार को दबोचने के लिए ये अपने बड़े आकार और उससे मिलने वाली ताकत पर निर्भर करते हैं। किलर इंस्टिंक्ट्स के आज के एपिसोड में हम ऐसे ही 3 भारी भरकम जानवरों से मिलेंगे। शुरू करेंगे वेस्टर्न हेमिस्फीयर के मैंग्रोव्स और रीव्स में पाए जाने वाले भारी भरकम जीव से, ग्रेट गोलायथ ग्रुपर। इसके बाद हम चलेंगे दुनिया के ऊपरी हिस्सों की ओर ताकि पृथ्वी के सबसे खौफनाक मरीन मैमल्स में से एक आर्कटिक पोलर बेयर से मिल सकें। और सबसे आखिर में हम जाएंगे साउथ अमेरिका, जहां रहता है एक शानदार सांप जिसकी बेहतरीन पकड़ सैकड़ों सालों से हमारी सोच का हिस्सा है, यानी एनाकोंडा। इन भारी भरकम जानवरों ने टॉप 3 में आने का दमखम दिखाया है। तो चलिए देखते हैं किलर इंस्टिंक्ट्स। समंदर में बहुत सारे भारी भरकम जीव रहते हैं। विशाल जीव जो अपनी वजन की वजह से समंदर में घूमते और राज करते हैं। और जब बात समंदर के सबसे बड़े शिकारियों की लिस्ट बनाने की हो, तो उसकी शुरुआत आमतौर पर जाने माने जीवों से ही होती है जो सबसे पहले दिमाग में आते हैं, जैसे किलर व्हेल्स, व्हेल शार्क्स, जायंट स्क्विड। पर अब समय आ गया है ऐसी मछली को करीब से जानने का जिसके बारे में ज्यादा नहीं पता। लुप्त होने की कगार पर खड़ी ये है गोलायथ ग्रुपर। और किलर इंस्टिंक्ट्स के इस एपिसोड में हम जानेंगे ये अपने नाम पर कितनी खरी उतरती है। गोलायथ ग्रुपर एक बहुत बड़ी मछली है। ये मछली लंबाई में करीब 8 फुट तक हो सकती है और इसका वजन 363 किलो के आसपास होता है। इसका आकार इसे दुनिया की सबसे बड़ी रीफ और मैंग्रोव में रहने वाली शिकारी मछली बनाता है। इन गोलायथ्स को दुनिया भर के रीफ्स में पाया जाता है क्योंकि ये कम ऑक्सीजन लेवल भी बर्दाश्त कर सकती हैं। इन्हें खारे पानी में भी रहते और शिकार करते देखा जा सकता है। गोलायथ ग्रुपर्स अटलांटिक ओशन में आसानी से पाई जा सकती हैं, जहां ये फ्लोरिडा से ब्राजील, कैरेबियन और गल्फ ऑफ मेक्सिको के साथ साथ ईस्ट में सेनेगाल से कॉन्गो जाती हैं। अफसोस, इनकी ईस्टर्न अटलांटिक आबादी खत्म हो चुकी है और ऐसा ज्यादा मछली पकड़ने और इनके धीमे पैदावार की वजह से है। आमतौर पर गोलायथ्स कम तादाद में सफर करती हैं और अक्सर अकेली ही रहती हैं, पर प्रजनन के समय 100 से ज्यादा के झुंड में आ सकती हैं। इनके इस तरह साथ आने को स्पॉनिंग एग्रीगेशंस कहते हैं। स्पॉनिंग एग्रीगेशन के दौरान गोलायथ्स ब्रॉडकास्ट स्पॉनिंग नाम के रिप्रोडक्शन मेथड की मदद से बच्चे पैदा करती हैं। मादा जिस इलाके में अपने अंडे देती है, नर भी उसी इलाके में अपने स्पर्म छोड़ता है। इसके बाद अंडों का फर्टिलाइजेशन बाहर ही होता है। स्पॉनिंग एग्रीगेशन के दौरान मीडियम साइज की एक मादा पकड़ी गई थी जिसके पास 5 करोड़ 70 लाख से ज्यादा अंडे थे। आमतौर पर गोलायथ ग्रुपर 50 साल तक जिंदा रह सकती है, पर कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ ग्रुपर्स 100 साल तक भी जिंदा रह सकती हैं। ये अपना ज्यादातर वक्त खाते हुए और खाकर बड़े होते हुए ही बिताती हैं। ये बहुत ज्यादा खाने के लिए बदनाम है और इनके हंटिंग ग्राउंड्स में जाने वाले मछुआरे ये बात जानते हैं। गोलायथ्स को शिकार करने से ज्यादा मछुआरों की जाल में से खाना चुराना ज्यादा पसंद है, जिसकी वजह से मछुआरे इन्हें पसंद नहीं करते और मछुआरे उन इलाकों से दूर चले जाते हैं जहां गोलायथ ग्रुपर्स पाई जाती हैं। पर जाल से खाना चुराने की वजह से इनकी जिंदा रहने की खासियत सामने आती है। गोलायथ्स ने रीफ पर आए मछुआरों के इंजन्स की आवाज सुनना सीख लिया है, जिससे ये समझ जाती हैं कि खाने का समय हो गया है। ग्रुपर्स स्पीयर फिशरमैन की तरफ भी आकर्षित होती हैं और इन्हें उनके भाले पर लगी मछली को चुराने के लिए भी जाना जाता है। ये दिखने में कितनी भी गुस्सैल क्यों ना हो, पर ये इंसानों के साथ बहुत शांत रहती हैं। गोलायथ्स की रफ्तार कम होती है और ये इंसान से बिल्कुल नहीं डरती, बल्कि ये गोताखोरों को शानदार फोटोज लेने के लिए करीब भी आने देती हैं। वैसे इनका रीफ्स में मौजूद होना बेहद जरूरी भी है। धुआंधार ढंग से खाना खाने वाली ग्रुपर्स रीफ्स को हेल्दी रखती हैं।
हमें यह भी पता चला है कि जिन रीफ सिस्टम्स में बड़े शिकारी आते जाते रहते हैं, वो बिना शिकारी वाली रीफ से बेहतर होती हैं। अगर रीफ्स गोलायथ को सपोर्ट ना कर सकें, तो ये उनके बीमार होने की निशानी है। गोलायथ के बच्चों को मैंग्रोव्स में मजे से क्रैब्स और श्रिम्प खाते देखा गया है, पर जैसे जैसे ग्रुपर्स बड़ी होती हैं, ये दूसरे स्वादिष्ट खाने के पीछे जाती हैं। वयस्क गोलायथ्स को खाने में पसंद हैं स्नैपर्स, छोटी ग्रुपर्स, छोटे सी टर्टल्स और छोटी शार्क्स तक। इनके लिए एक शार्क सिर्फ एक स्वादिष्ट मछली है। गोलायथ ग्रुपर ने जो किलर इंस्टिंक्ट्स हासिल की हैं, वो इसे पूरे वेस्टर्न हेमिस्फीयर में सेहतमंद मैंग्रोव्स और रीफ्स का कुदरती संतुलन बनाए रखने में मदद करती हैं। इनके खूंखार मुंह और बड़े आकार की वजह से मछलियों की दुनिया में इस भारी भरकम मछली को सही नाम दिया गया है, गोलायथ। इस सफेद और बर्फीली दुनिया में जहां मौसम बेहद खतरनाक और परिस्थिति खौफनाक होती हैं, वहीं आपको देखने को मिलेगा आर्कटिक का सबसे भारी भरकम और शानदार जानवर, पोलर बेयर। ये जमीन पर रहने वाला सबसे बड़ा मांसाहारी है। ये स्तनधारी है जिसकी किलर इंस्टिंक्ट्स यहाँ के जानलेवा और अनजाने माहौल में जिंदा रहने के लिए इवॉल्व हुई हैं। पोलर बेयर्स दूसरे जमीनी जानवरों के मुकाबले सबसे ठंडे मौसम का सामना करते हुए यहाँ राज करते हैं। इनका इलाका आर्कटिक के काफी ठंडे मैदानों तक फैला हुआ है, जिसमें शामिल है रशिया के उत्तरी हिस्से, कनाडा, ग्रीनलैंड, नॉर्वे और अमेरिकन स्टेट ऑफ अलास्का। ये मैदान बंजर होते हैं और बर्फीली चादर, बर्फ की चट्टानों, बर्फ के पहाड़ों, जमे हुए टंड्रा और जमे हुए समंदर से ढके रहते हैं। यहाँ शिकार की कमी साफ है और शिकार करना सब्र और जबरदस्त ताकत का प्रदर्शन है। बल्कि यहाँ की परिस्थिति शिकार पकड़ना इतना मुश्किल बना देती है कि पोलर बेयर की कामयाबी दर सिर्फ 2% है। ये जिस जानवर का शिकार करता है और यहाँ के खतरनाक मौसम को ध्यान में रखते हुए ये कहना कि इस विशाल जमीनी शिकारी ने जिंदा रहने के लिए बेहतरीन किलर इंस्टिंक्ट्स इवॉल्व की हैं, गलत नहीं होगा। वजन में 725 किलो पार कर जाने वाला ये विशाल भालू लंबाई में 8 फुट तक हो सकता है। इसकी ऊंचाई चारों टांगों से खड़े रहने पर नापी जाती है, वो भी कंधों से। और पोलर बेयर के लिए ये ऊंचाई आराम से 5 फुट से ज्यादा ऊपर जा सकती है। इनके शानदार आकार को अच्छे से समझने के लिए ये समझिए कि जब पोलर बेयर अपनी दोनों पिछली टांगों पर खड़ा हो जाता है तो आसानी से 10 फुट ऊंचा हो जाता है, यानी एक बास्केटबॉल कोर्ट में लगी बास्केट जितना लंबा हो जाता है। रिकॉर्ड में दर्ज आज तक का सबसे बड़ा पोलर बेयर वजन में 1200 किलो तक और लंबाई में 11 फुट से ऊंचा पाया गया था, जब वो अपनी पिछली टांगों पर खड़ा हो। इनके शानदार आकार के अलावा जिंदा रहने की इनकी एक और काबिलियत है इनका फर। पोलर बेयर सिर्फ देखने में सफेद लगते हैं, जबकि सच ये है कि इनका फर पारदर्शी होता है और अंदर से खाली। ये एडाप्टेशन बेहद जानलेवा है, क्योंकि इसकी वजह से पोलर बेयर्स अपने माहौल में बेहतर ढंग से ब्लेंड हो जाते हैं ताकि शिकार के लिए घात लगा सकें। इनका फर दूसरे भालुओं के मुकाबले मोटा होता है और सर्दियों में गर्माहट देने का काम भी करता है। इनके इस मोटे पारदर्शी फर के नीचे पोलर बेयर की खाल असल में काली होती है। इस काले रंग की वजह से ये सूरज की किरणों को सोखकर अपने शरीर को गर्म करते हैं। पोलर बेयर्स में खुद को गर्म करने की काबिलियत भी होती है। पोलर बेयर्स तैरने में माहिर होते हैं और लंबी दूरी तक तैर सकते हैं। पोलर बेयर्स को किनारे से 100 किलोमीटर दूर तक तैरते हुए देखा गया है और ये बड़े आराम से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तैर भी सकते हैं। आर्कटिक में इधर उधर जाने और जिंदा रहने के लिए इनका तैरना बहुत जरूरी है, पर तैराकी पोलर बेयर की शिकार करने में कोई भूमिका नहीं निभाती, क्योंकि ये चाहे जितना भी अच्छा तैर लें, पर इनके पसंदीदा शिकार यानी सील को टक्कर नहीं दे सकते। अगर तेज तैरने वाली सील इनसे बचकर निकल जाए तो पोलर बेयर्स को अपना पेट भरने के लिए लाशों पर निर्भर रहना पड़ता है। ये मरी हुई व्हेल, बेलुगा, नारवाल,
और बोहेड व्हेल से काम चला लेते हैं। मरी हुई लाशें खाने से पता चलता है कि ये जिंदा रहने के लिए कुछ भी करेंगे। 1 साल के दौरान भालू खाने की तलाश में हजारों किलोमीटर का सफर तय कर सकता है और पेट भरने के लिए कुछ भी करेगा, फिर चाहे दूसरे पोलर बेयर्स के बच्चे क्यों न खाने पड़े। बहुत कम ऐसा हुआ है कि भूखे नर पोलर बेयर्स को हमला करके दूसरे पोलर बेयर्स के बच्चों को मारकर खाते हुए देखा गया हो। ये ज्यादातर नहीं होता। आमतौर पर पोलर बेयर्स रिंग्ड, हार्प, हुडेड और बियर्डेड सील्स का शिकार करते हैं। इन्हें वॉलरस और पक्षियों के अंडे का शिकार करते हुए भी देखा गया है और कभी-कभार हरियाली खाते हुए भी, जैसे बेरीज और केल्प। पर जब हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं तो ये रेनडियर, छोटे रोडेंट्स और सीगल्स से लेकर इंसानी कचरा तक खा सकते हैं। इतनी लंबी दूरी तक शिकार करने के लिए पोलर बेयर्स ने सूंघने की बेहतरीन ताकत डेवलप कर ली है। ये सील को बर्फ के 1 मीटर नीचे तक और 1 किलोमीटर की दूरी से सूंघकर आराम से उनका पता लगा लेते हैं। बल्कि यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा ने 11 साल तक स्टडी करने के बाद यह पता लगाया कि पोलर बेयर्स हवा के दूसरी तरफ चलते हैं, यानी हवा की दिशा से परपेंडिकुलर दिशा में, ताकि शिकार का पता चल सके। इस तरह से चलने पर भालू को लगातार गंध मिलती रहती है और ये बर्फ के नीचे छिपी सील का पता लगा लेते हैं। सील का पता लगाने के बाद ये चोरी छिपे बर्फ में बने सील के एयर होल तक पहुंचते हैं और उसके बाद इंतजार करते हैं, बिना हिले डुले इंतजार, जब तक सील अपना सिर छेद से बाहर नहीं निकाल लेती। और जब ऐसा होता है तब पोलर बेयर उस पे झपटता है और मुंह से दबोचकर सील को बाहर घसीट लेता है। इस तकनीक को स्टिल हंटिंग कहते हैं। और जब कभी भालू को सील अपनी गुफा से बाहर दिखे तो ये 2 तकनीकें इस्तेमाल करते हैं। पहली है सीधा सील पर हमला कर देना, दूसरी है घात लगाना या रिवर्स स्टाइल, जिसे एक्वाटिक स्टॉक कहते हैं। इसमें पोलर बेयर पानी के नीचे से ब्रीडिंग होल्स की तरफ जाता है। उसके बाद भालू छेद से बाहर निकलता है और सील पर हमला करता है, इससे पहले कि वो बचकर निकल पाए। जब खाना भरपूर होता है तो पोलर बेयर सिर्फ बड़ी सील की चर्बी से ही अपना पेट भरते हैं और मुश्किल दिनों में ये उससे भी ज्यादा खाने की कोशिश करते हैं। एक रिंग्ड सील का वजन 25 किलो तक हो सकता है, यानी एक रिंग्ड सील का शिकार करने पर एक वयस्क पोलर बेयर को 8 दिनों तक ऊर्जा मिल सकती है, क्योंकि उसे जिंदा रहने के लिए हर दिन 2 किलो चर्बी की जरूरत पड़ती है। पर अफसोस, अब पृथ्वी गर्म हो रही है। ऐसे में हवा ज्यादा और बर्फ कम हो रही है, जिससे इन शानदार सर्वाइवर्स का आने वाला कल खतरे में नजर आ रहा है। पर फिलहाल ये अपनी किलर इंस्टिंक्ट्स का इस्तेमाल करते हुए इन हालात का सामना कर रहे हैं, जबकि ये हालात किसी को भी मार सकते हैं। अब ठंडे आर्कटिक से चलते हैं ट्रॉपिकल साउथ अमेरिका के पानी से भरी दलदलों में, जहां पानी की सतह के नीचे छिपकर रहता है एक बहुत बड़ा जानवर। पानी के ऊपर सिर्फ इसकी आंखें और नाक के छेद नजर आते हैं। ज्यादातर लोगों और शिकार को पता तक नहीं चलता ये भारी भरकम शिकारी उनके करीब ही है, पर इसके नाम और काम ने इसका रौब बनाकर रखा है। यह है दुनिया का सबसे भारी, वजनदार और ताकतवर मांसपेशियों वाला सांप। यह है एनाकोंडा। एनाकोंडा का इलाका शुरू होता है साउथ अमेरिका एंडीज के पूर्व से। इसकी 4 प्रजातियां हैं: ग्रीन एनाकोंडा, येलो या पैराग्वायन एनाकोंडा, डार्क स्पॉटेड एनाकोंडा और बेनी या बोलिवियन एनाकोंडा। वैसे तो चारों प्रजातियां बड़ी होती हैं, पर ग्रीन एनाकोंडा सही मायनों में सबसे भारी भरकम और लंबा होता है। और आज किलर इंस्टिंक्ट्स में हमारा फोकस इसी पर रहेगा। माना जाता है एनाकोंडा लंबाई में 40, 50 और 100 फुट से भी लंबे हो सकते हैं। नर और मादा एनाकोंडास के आकार में भी बहुत फर्क होता है और मादा के सामने नर बौना लगता है। औसतन मादा 15 फुट तक लंबी हो जाती है, जबकि नर आमतौर पर 9 फुट तक ही लंबा हो पाता है। इनके बीच आकार का जो फर्क है, ये प्रजनन के समय साफ नजर आता है।
इसी दौरान नर मादा के साथ प्रजनन करने के लिए काफी लंबी दूरी तय करता है। दर्जनों नर एक बार में एक ही मादा पर लपक पड़ते हैं और वो सब खुद को मादा पर लपेट लेते हैं और एक ब्रीडिंग बॉल बना लेते हैं। ये कुछ हफ्तों तक इसी तरह एक दूसरे पर लिपटे रहते हैं। प्रजनन में कामयाब होते ही नर वहां से निकलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि भूखी मादा उनसे बड़ी है और उनमें से किसी एक को खा भी सकती है। मादा कितनी बड़ी हो सकती है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जंगलों में एनाकोंडास की लंबाई पता लगाना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि उनकी तगड़ी मांसपेशियां आसानी से स्ट्रेच नहीं होती हैं और जो एनाकोंडास शिकार करके आते हैं वो देखने में बड़े लगते हैं। बल्कि एनाकोंडास जब खाल उतारते हैं उससे भी उनकी लंबाई का अंदाजा नहीं लग पाता, क्योंकि खाल आसानी से खींची जा सकती है और वो इनकी असली लंबाई जानने का सही तरीका नहीं है। अगर वजन की बात हो तो एनाकोंडास दुनिया के सबसे भारी सांप हैं। ये खिताब इनसे कोई नहीं छीन सकता, पर इनके वजन का भी सही अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। वैज्ञानिकों का मानना है कि एनाकोंडास 200 किलो तक हो सकते हैं और एनाकोंडा अपने इस वजन का शिकार करने और जिंदा रहने में भरपूर इस्तेमाल करते हैं। कंस्ट्रिक्टर और घात लगाने वाले जानवर के तौर पर एनाकोंडा पहले हमला करता है और फिर अपने भारी शरीर से शिकार के इर्द गिर्द कुंडली मारकर बैठ जाता है। पहले ऐसा माना जाता था कि एनाकोंडा अपने शिकार के फेफड़े और दूसरे अंदरूनी अंग और हड्डियों का कचूमर बनाकर उसे मारता है। हालांकि हाल में ये बात सामने आई है कि एनाकोंडा इतनी जोर से दबोचता है कि उसके शिकार के शरीर में खून का सर्कुलेशन रुक जाता है और माना जाता है ज्यादातर शिकार दिमाग तक खून ना पहुंचने के चलते मर जाते हैं। इस कंडीशन को इस्कीमिया कहते हैं, जो एनाकोंडा के कसने के कुछ सेकंड में ही हो जाती है। हालांकि एनाकोंडा के ज्यादातर हमले पानी में होते हैं, इसलिए शिकार अक्सर पहले डूब जाता है और दम तोड़ देता है। ये ज्यादातर हमले पानी में इसलिए करता है क्योंकि ये एक माहिर तैराक है, जबकि जमीन पर इसकी रफ्तार धीमी पड़ जाती है। ये रात में शिकार करना पसंद करता है ताकि अपने गहरे रंग की वजह से गंदे पानी में आसानी से छिप सके, और ये वहीं घात लगाकर बैठा रहता है और शिकार के पानी पीने के आने के लिए इंतजार करता है। शिकार का पता लगाने के लिए अपनी सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल भी करता है और फिर उसके पीछे जाकर हमला करता है, खासकर कम गहरे पानी में जैसे दलदल या मार्श। दूसरे कंस्ट्रिक्टर्स की तरह एनाकोंडास भी जहरीले नहीं होते और उन्हीं की तरह इनके मुंह में भी ऊपर की तरफ दांतों के 4 पैरेलल रोज होते हैं और नीचे की तरफ 2 रोज। ये दांत पीछे की तरफ मुड़े होते हैं और इनकी खास बनावट शिकार में अंदर तक गड़कर उसे दबोचने और फिर उसे पूरा निगलने के लिए होती है। ऐसा करने के लिए एनाकोंडा के जबड़े में दोनों तरफ उसके मैंडिबल और मोबाइल जॉइंट्स में बड़ा सा इन्फ्यूज्ड लिगामेंट होता है। खुद को इस तरह ढालकर एनाकोंडा अपना मुंह बहुत बड़ा खोल सकता है और बड़े से बड़े जानवर को आसानी से निगल जाता है। अपने भारी भरकम शरीर को इसी तरह बनाए रखने के लिए एक वयस्क एनाकोंडा अपने इकोसिस्टम के सबसे बड़े जानवरों का शिकार करता है। इनमें से सबसे पसंदीदा शिकार है कैपिबारा, जो दुनिया का सबसे बड़ा रोडेंट है। कैपिबारा 4 फुट से ज्यादा लंबा और वजन में करीब 65 किलो तक हो सकता है। एनाकोंडा दूसरे जानवर भी खाते हैं, जैसे कि वाइल्ड पिग्स, डियर, टर्टल्स, फिश, दूसरे रोडेंट्स और बर्ड्स, और कभी कभार केमन तक। और एनाकोंडा बड़े शिकारियों में सिर्फ केमन का ही शिकार नहीं करते हैं। वयस्क एनाकोंडास जैगुआर तक को दबोच लेते हैं। माना जाता है साउथ अमेरिका में एनाकोंडा इकलौता ऐसा जानवर है जो ऐसा कर सकता है। जी हां, ये भारी भरकम शिकारी साउथ अमेरिका के दूसरे 2 भारी भरकम शिकारियों का शिकार भी करता है। एनाकोंडा के लिए केमन और जैगुआर पर हमला करना बेहद खतरनाक होता है, क्योंकि वो दोनों ही वापस लड़ने के काबिल होते हैं और अगर एनाकोंडा की पकड़ से बच निकले तो उसे मार भी सकते हैं। फिर भी एनाकोंडा ये कीमत चुकाने के लिए तैयार है, क्योंकि एनाकोंडा जान चुका है कि आखिर में इसकी किलर इंस्टिंक्ट्स की ही सबसे ज्यादा जीत होगी।
दुनिया के सबसे भारी भरकम शिकारियों की तलाश में सबसे पहले हम मिले शानदार गोलायथ ग्रुपर से, खुद को बेहतरीन ढंग से ढाल चुके पोलर बेयर और खौफनाक एनाकोंडा से। इन जानवरों की अनोखी सर्वाइवल स्ट्रैटेजीज ने इन्हें इनके इकोसिस्टम का बादशाह बना दिया है। ये शानदार शिकारी हैं जो अपने शिकार पर हावी रहते हैं और दुश्मनों के लिए मौत का फरिश्ता कहलाते हैं। उम्मीद है आपको इनके रोजाना जिंदा रहने की जद्दोजहद पसंद आई होगी और इनके वो हथियार भी जो इन्होंने जिंदा रहने के लिए इवॉल्व किए हैं। हमारे ग्रह पर बहुत सी जिंदगियां हैं और अक्सर उनके बीच जंग छिड़ी रहती है, पर सबसे शातिर और जानलेवा जानवर ही कामयाब होते हैं। हम जानवरों की दुनिया के और जानलेवा शिकारियों की तलाश में भी जाएंगे किलर इंस्टिंक्ट्स के अगले एपिसोड में।